हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को कल की जो हमारी वीडियो थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। उसको एक बार नहीं, अगर एक बार समझ में नहीं आएगी तो उसको एक बार से ज़्यादा उसको पढ़िएगा। और जो भी इसमें कुछ चीज़ें नोट डाउन करने की है उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसमें से ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी डेवलपमेंट है या फिर इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। इस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पॉजिटिव भी पूछ सकता है। आप लोगों को उसमें पॉजिटिव में ये भी डाल सकता है कि इनमें से कौन से है और कौन से नहीं है। तो इस तरीके से जो इसके सिद्धांत होते हैं वो आप लोगों को सारे एक बार पढ़ लेना। उसमें से बहुत सारे सिद्धांत मैंने आप लोगों को दिए थे, समझाए मैंने वो थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग उसमें से हिंदी में भी इस तरीके से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन जो लोग अपना सीटेट के लिए करना चाहते हैं उनको ये सारे के सारे अपने जो प्रिंसिपल आप लोगों को दिखाए गए थे कल, वो सारे उनको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन। लेकिन अभी आपको अपना सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट इनकी चीज़ों के लिए तैयार होना है। इसमें ज़्यादातर सिर्फ फैक्ट चीज़ें पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या फिर विकास का कौन सा सिद्धांत है या फिर कौन सा नहीं है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है क्यों है, तो इसमें से कौन सा सिद्धांत पूछा जाता है या कौन से सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप लोगों के याद होने चाहिए। इसमें से अब आप लोगों को सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को सबसे पहले कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों का उनका साथ में बीच में जब आपको ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी, बहुत सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जिससे आपका जो सीडीपी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये लग रहा है कि हाँ आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन पढ़े हैं, आते हैं, तो वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, प्याजे हैं, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को सिर्फ इसमें दिखाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कीमा है, स्कीमा भी आप लोग से पूछा गया था है। ज़्यादातर हमारे जो यूपी टेट होता है इसमें स्कीमा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और से बहुत कम चीज़ें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसे टर्म्स भी, पॉइंट भी है, जैसे स्कीमा पूछा जाता है, एसिमिलेशन पूछा जाता है, एकोमोडेशन पूछा जाता है, इक्विलिब्रेशन भी पूछा जाता है। आप लोगों को सिर्फ यूपी टेट के लिए उन चीज़ों को याद रखना है कि स्कीमा जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है और ये किसने दिया था। ये प्याजे ने दिया था, कॉलबर्ग ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। इस तरीके से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें से सिर्फ स्टेज पूछी जाएगी कि उसने, प्याजे ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कितनी स्टेज दी गई हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितनी हैं। उसमें उसने 4 स्टेज दी है, तो कौन सी स्टेज दी है। आपको इसमें से कोई भी ऐसी टर्म निकाल लेगा जिसमें से आपसे पूछेगा कि ये प्याजे की कौन सी अवस्था से पूछा गया है। ऑब्जेक्ट के बारे में आता है कि जो सेंसरी का काम किया जाता है उसमें कौन सी अवस्था में बताया गया है प्याजे ने। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ईगो सेंट्रिक आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, जो यूपीसी टेट में स्पेशली इन चीज़ों से पूछा जाता है। एनिनीज़ पूछा जाता है, इक्विलिब्रेशन भी पूछा जाता है, सिंबॉलिक भी पूछा जाता है। तो ये बहुत सारे टर्म ऐसी है जो सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको सिर्फ यूपी टेट के लिए इतना पढ़ना है कि ये पता होना चाहिए कि कितनी स्टेज दी हैं, उनकी एज क्या है, और इसमें कुछ की पॉइंट्स है वो आपको साथ साथ में लिखना है कि ये इससे संबंधित है, ये प्याजे ने दिया है। इससे ज़्यादा आपको प्याजे से संबंधित और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें प्याजे ने दी है। कभी कभी ऐसी चीज़ भी पूछ लेता है जो प्याजे से संबंधित होते हैं और हम लोग नहीं पढ़ पाते। आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी। कोई चीज़ जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से अपने आप कर सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को जो हिंदी मीडियम के भी है उन लोगों को भी यहाँ पे जो इंग्लिश की चीज़ें दिखाई जाती हैं वो इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट मिल सकते हैं वो इंग्लिश में मिल सकते हैं। हिंदी में ज़्यादातर समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा अलग होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होगा तो वो हिंदी से ज़्यादा जो आपकी इंग्लिश का टर्म होगा उसको ज़्यादा प्रेफर दी जाती है, ना कि हिंदी वाली जो ट्रांसलेट किया जाता है वो गलत भी हो सकती है। तो इसलिए हिंदी में बहुत सारे अर्थ भी निकलते हैं एक एक चीज़ के।
तो इसलिए सबसे पहले आप उन्हें जो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको जाके एक बार इंग्लिश वाले वर्जन में ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप कोई पेपर देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर दिखा रखा है टू द स्टेज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये एक मानसिक होता है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास के लिए होता है। जो बच्चे का बौद्धिक विकास होता है उसके लिए एक प्रोसेस है, एक स्टेज है, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। किसने बताया, ये पियाजे ने बताया। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया है वो पियाजे ने दिया है सबसे पहले। इसमें आप लोगों को बहुत सारी स्टेज मिलेगी। स्टेज क्या होती है, उनके व्यवहार के बारे में बताई जाती हैं, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं करते हैं। जो बच्चा होता है मेंटली क्या होता है, उसका विकास कैसे होता है। इसने अपनी जो थ्योरी बताई है इसमें सब कुछ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि इसने अपने बच्चे पर ही ये सारी चीज़ें की थी। बताया गया था कि 14 से 15 साल के जो अराउंड बच्चे होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने स्टेज में वहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कौन सी अवस्था में बच्चा किस चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता है और उनकी सोच क्या होती है। अपनी एज से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोच भी पाते हैं और जो नहीं सोच पाते हैं, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल बच्चे के वे को समझते हुए ही सारी स्टेज बताई है, एक एक चीज़ बताई है, जो की पॉइंट है वो भी इसने बताई है कि ये बच्चे में होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर समझिएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या बताया गया, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या बताई, इसने स्टेज बताई थी अपनी सबसे पहले, या आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को सलाह इतनी देती हूँ कि अगर जो चीज़ आप लोगों ने आज ही पढ़ी है तो उसके लिए आप अपने एक नोटबुक पे इन्हें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। आपसे यूपी टेट में, सी टेट में आपसे कभी नहीं पूछी जाती कि इसकी स्टेज बताइए, लेकिन यूपी टेट में आपसे स्टेज भी पूछी जाती है कि उसकी पहली स्टेज कौन सी है, या कंक्रीट से पहले वाली कौन सी है, उससे पहले जो दो आती है वो कौन सी है, उनकी सीरीज बताइए। पहली सेंसरी मोटर है, दूसरी प्री ऑपरेशनल है, तीसरी कंक्रीट है, चौथी फॉर्मल है। ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे सीक्वेंस के लिए पूछी जाएंगी कि पहली दूसरी तीसरी, आप इन्हें सीक्वेंस में बनाइए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना डाल सकते हैं कि स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली कौन सी स्टेज है, इसकी सेंसरी मोटर है, जिसकी एज भी पूछी गई है यूपी टेट में कि उसकी एज क्या है। उसकी एज है 0 से 2 ईयर्स ऑफ एज। ये क्या कह रहा है कि जो बच्चा 2 साल तक होता है वो एक सेंसरी मोटर होता है। इसका अर्थ ये होता है कि सेंसर का मतलब अपने सेंस लगाता है, आँखों का, कान का, नाक का, इनका यूज़ करता है, अपने सेंस को यूज़ करता है। यही क्वेश्चन सी टेट में भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सी पियाजे ने कौन सी थ्योरी या कौन सी स्टेज बताई है जिसमें एक बच्चा अपने हाथों का मूवमेंट करता है, अपनी आइज़ का यूज़ करता है, तो वो कौन सी अवस्था है, उसमें वो अपने सेंस का यूज़ करता है। बस शर्ते आपसे क्या होता है कि जो सी टेट के क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़े से लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें नहीं पढ़ पाते ध्यान से। अब इसकी सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल। इसकी सेकंड स्टेज है जिसकी एज क्या है, 2 से लेकर 7 साल के बीच में। आपसे ये एज भी पूछी जाती है यूपी टेट में कि जो प्री ऑपरेशनल है उसकी एज क्या है। उसमें आपसे मिलान भी, मैच भी करा सकता है कि आपको एक साइड में क्या करेगा कि सेंसरी मोटर, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल एक साइड में लिख देगा, इधर आपकी दूसरी साइड में ये सीक्वेंस गलत लिख करके आपसे पूछेगा कि मैच कीजिए इनका, कि सेंसरी मोटर कौन सी ईयर का है, 2 से 7 साल की जो ईयर्स है वो कौन सी हैं, 7 से 11 साल के लिए। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलानी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई रही है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर आप उन्हें सही पढ़ेंगे तो वो आपकी याद रहेगी हमेशा। अब आपकी थर्ड स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट। ये आपकी थर्ड स्टेज है यहाँ पे, कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसकी एज क्या है, 7 साल से लेकर 11 साल तक इसकी एज है। उसके बाद आपकी फोर मिलेगी, ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन है, जो कि 11 साल से लेकर 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें आपको ये एज यहाँ पे मिलती है। ये आपकी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कि बाय पियाजे ने दी है, अपनी थ्योरी में दी है कि बच्चे की 4 अवस्थाएं होती हैं।
सेंसरी मोटर, जिसमें वो इंद्रियों का यूज़ करता है। उसके बाद अपनी थिंकिंग का यूज़ करने लगता है। उसके बाद जो चीज़ें उसे दिखाई देती है उसके बारे में सोचने लगता है, उसको घुमाने लगता है, सीरियस लगाने लगता है कि ये पहला आएगा, ये बड़ा है, छोटा है, या फिर इसमें इतनी चीज़ें हैं। आपने सी नेट में क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, कॉन्क्रीट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपको बाय एग्जाम्पल भी दिखाए जाते हैं, बाय पिक्चर भी होते हैं कि एक बच्चा है, इतने सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं, 5 पॉइंट एक सीरीज़ में दिए गए हैं और 10 दूसरी सीरीज़ में है। तो बताइए बच्चा अगर इन दोनों सीरीज़ को सही तरीके से बता रहा है कि किस में ज़्यादा है और किस में कम, तो ये प्याजे की कौन सी अवस्था है। और अगर नहीं बता पा रहा है तो फिर ये बताइए कि ये कौन सी अवस्था है प्याजे की। जिसमें नहीं बताएगा वो प्री आएगा, लेकिन जिसमें वो बता रहा है वो कॉन्क्रीट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सीरियल और ये भी बता सकता है कि ये बड़े हैं, छोटे हैं, इसमें 10 है, इसमें 11 है, ये चीज़ें वो बताने लगता है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं जो पियाजे की सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टेज के बाद। पहले आपको स्टेज पता होनी चाहिए, इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है। उसके बाद आपको स्टेज पता होना चाहिए कि पियाजे ने कितनी स्टेज दी है, 4 दी है, 5 दी है, उनकी एज क्या है, उसको कितनी एज में उसने डिफ़ाइन किया है, ये सारी चीज़ें, उनके नाम क्या है, कौन सी स्टेज में क्या होता है, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आप लोगों के याद नहीं हो जाती। क्योंकि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, स्कीनर, यूपी टेट में इतने सारे आपको मिलेंगे कि उनकी थ्योरी के बारे में आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाए गए की पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सी टेट में सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यूपी टेट में सबसे ज़्यादा इस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्कीमा से पूछे जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे स्कीमा को हिंदी में क्या कहते हैं। उसको एज ए इट जो ये होता है स्कीमा, इसे हिंदी में स्कीमा ही बना दिया जाता है। इसलिए आपको इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है इन चीज़ों को, तो ज़्यादा समझ में आएगी। स्कीमा का मतलब होता है जब आप किसी छोटे बच्चे को ये बताएंगे कि ये बकरी है, ये बैल है, ये कुत्ता है, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, इस तरीके से आप बताएंगे, तो वो उसके क्या होता है, सबसे पहला ज्ञान क्या होता है, वो स्कीमा होता है। जो और मेंटल मॉडल्स होता है रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, इस दुनिया में जितने भी प्रेजेंट किए जाते हैं, प्रस्तुत चीज़ें होती हैं, वो स्कीमा होती हैं। अब आप अपने छोटे से बच्चे को ये सिखाएंगे कि जो उड़ने वाले होते हैं वो पक्षी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ये पक्षी कौन सा है, ये कौवा है, कोयल है, या फिर बुलबुल है। वो ये बताएगा कि जो चीज़ उड़ रही है वो पक्षी ही होता है। लेकिन आप जब उनको थोड़े से और बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो आप उन्हें बताना शुरू करते हैं। उसमें क्या आता है, उन चीज़ों को बताना शुरू करेंगे कि ये क्या है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये बुलबुल है, या फिर ये कौवा है जो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। और इसमें दूसरी जो आपको टर्म दिखाई गई है वो क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। स्कीमा का मतलब आपको समझ आया होगा। स्कीमा का मतलब होता है कि जब हमने कोई चीज़ एक बच्चे को बताया कि देखो ये पक्षी उड़ रहा है, तो सारे उड़ने वाले चीज़ें क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे को इतनी चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकता कि ये कौवा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आप बताते हो जो 4 पैरों पे चलने वाला होता है, इस तरीके से वो कुत्ता होता है। वो अगर आप उसे बकरी भी दिखाएंगे तब भी वो आपको क्या बोलेगा, ये कुत्ता है। तो इसके बाद जो चीज़ उड़ती है वो हर चीज़ को क्या बताएगा, पक्षी बताएगा। ठीक है। उस उसके बाद जब आप उसे एसिमिलेशन आती है तो यहाँ क्या करता है, आप उनमें चेंज करने लगते हैं। जो आपने अभी तक सभी जुड़ने वाली चीज़ों को पक्षी बताया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। जो आपने उसे स्कीमा दिया उसमें नई चीज़ों को ऐड करने वाली जो चीज़ होती है वो एसिमिलेशन होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को आप लेके जा रहे हो पार्क में, वहाँ पे या चिड़ियाघर में, वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग पशु भी मिलते हैं। वो हर चीज़ को पहले तो क्या बताएगा कि हर चीज़ ही कुत्ता है, लेकिन आप उन्हें वहाँ हर चीज़ को ये बताएंगे कि ये हाथी है, ये शेर है। वो क्या होता है, एसिमिलेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन देना आपने जो स्कीमा दिया है उसके लिए।
फिर आपकी थर्ड क्या आती है, थर्ड आपकी आती है एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने स्कीमा दिया उसको मॉडिफाई करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें एसिमुलेशन कर दी उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो फिर भी किसी को कुछ बताएगा, किसी को कुछ बताएगा। तो इसलिए आपको उस चीज़ों में मॉडिफाई करना, जो चीज़ सही है उसको सही बताना, जो चीज़ गलत है उसको गलत बताना, ये भी आपका यहाँ पे ज़रूरी होता है। उसमें चेंज करना, जो स्कीमा है, जो आपने न्यू स्कीमा सिखाया, न्यू इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो गलत है तो उसको सही वे में उसको बताना। अब आपका लास्ट क्या है, इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। पियाजे ने बताया, जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बाय पियाजे ने दिया, उसने डिस्क्राइब किया इस चीज़ों को। उसने बताया जो आपके अंदर हमने न्यू इन्फॉर्मेशन दी। आप यहाँ पे की पॉइंट पढ़िएगा, इसमें क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। आपने क्या दिया, जो पुरानी चीज़ें थी, पुराना ज्ञान था, उसके साथ ही आपने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया उस चीज़ में, और उसको एक समन्वय बनाना, यानी कि ताकि आप उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि ये नई चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो असामंजस्य की प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इक्विलिब्रेशन में। आई होप कि आपको ये सारे की पॉइंट समझ आ गए होंगे। स्कीमा का मतलब एक लाइन में होता है नई चीज़ बताना, जो भी चीज़ें होती हैं। दूसरी होती है एसिमिलेशन। इसका मतलब होता है कि जो आपने स्कीमा दिया उसमें कई नई चीज़ भी आपको जोड़ना, नई सूचना जोड़ना। थर्ड है आपका अकोमोडेशन। इसका मतलब होता है जो आपने स्कीमा दिया वो अगर आपको वो चीज़ें फिर भी गलत बता रहे हैं तो उसको एक नया मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना जो आपने स्कीमा दिया। लास्ट है आपको जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसके साथ आपने न्यू नॉलेज दिया उसको बैलेंस बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी ये चीज़ें एक बार समझ नहीं आ रही हैं, आपने 2-3 बार वीडियो भी देख लिए हैं, नहीं समझ आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हमें ये टर्म समझ नहीं आए, स्कीमा क्या होता है, या फिर इससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए ये पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटी मोटी जो चार टर्म होती है इनसे इंग्लिश की जो पेडागोजी होती है उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में स्पेशल। आपको ज़्यादातर नहीं, सिर्फ एक चीज़ दे देंगे कि न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये प्याजे की कौन सी अवस्था से है, ये भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट दिया, इसका मतलब क्या होता है। आपको चारों ऑप्शंस दे देगा उसमें। अब आपको वहाँ पे छांटना है कि न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे आपने अगर पढ़ी होगी, चीज़ें समझ ली होगी कि ये चीज़ क्या होती है, तो आप वहाँ पे सही लगाएंगे। लेकिन अगर चीज़ें आप फिर भी कन्फ्यूज़ हैं तो वहाँ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये ही नहीं समझ पाओगे कि एसिमुलेशन क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, स्कीमा क्या होती हैं। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ यहाँ तक समझ आ गई हो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इसकी कुछ स्टेज, जो आपकी इससे पहले बताई गई थी। इसने 4 स्टेज दी हैं, लेकिन इससे पहले आप उन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा एक बार। अगर वो समझ आपकी आ जाती है तो फिर हम कल जो वीडियो होगी हमारी, इसमें आपको 4 की 4 स्टेज मिलेंगी। इसकी पहली स्टेज क्या है, इसमें क्या डिफ़ाइन किया गया है, ये आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। प्री ऑपरेशनल में किन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, उसके बाद भी बहुत सारी और भी है। ये फॉर्मल ऑपरेशन है। उसके बाद इनसे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आज तक आए होंगे यूपी टेट में, या फिर जो आर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, या चाहे आप किसी टेट से आई हो, एच टेट से आई हो, या फिर किसी भी टेट से आई हो, यहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आपको वहाँ पे गलतियाँ ना हो। लेकिन इससे पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा इन चीज़ों को कि कौन सी स्टेज में क्या है, किसने ये थ्योरी दी है, क्यों दी है, और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्यों, कौन से की पॉइंट में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार, और हमें बताइएगा कि आपकी समझ आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा।
और लाइक करना मत भूलिएगा।